Now, in this lecture, I am going to teach you about नक्सलिज्म। तो देखिए, कोई चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम उसके रूट कॉज में जाने की कोशिश करेंगे और उस वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं इस लेक्चर में आपको क्या पढ़ाऊंगा, मैं पहले आपको ये डिस्क्राइब कर देता हूं ताकि हम उस पॉइंट वाइज उस टॉपिक को कवर करें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। अब उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया में किसके बारे में, कि इसका फेजेस क्या है, कैसे वो स्प्रेड हुआ। इसके बाद फैक्टर्स, क्या कारण है जिससे कारण नक्सलिज्म इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस इतने साल आज़ादी के बाद भी ये क्या है, नक्सलिज्म अभी भी है। और उसका कारण गवर्नमेंट पॉलिसी या गवर्नमेंट ने इसको टैकल करने के लिए क्या किया। और हम पढ़ेंगे 2-3 ऑपरेशन के बारे में। एक ऑपरेशन है ग्रे हाउंड और हम पढ़ेंगे एक सलवा जुदुम, इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे क्या हम आर्मी को यूज कर सकते हैं इस नक्सलिज्म को हैंडल करने के लिए। सो हम डेफिनेशन से प्रोसीड करते हैं कि होता क्या है नक्सलिज्म। देखिए, तो ये 2 वर्ड से मिला है। इसका पहला वर्ड क्या है, नक्सल, और ये क्या है, इज्म। तो देखिए, जैसे हम बोलते हैं समाजवाद, जातिवाद, तो इज्म का मतलब क्या होता है, कोई भी एक डॉक्ट्रिन या कोई बोलते हैं एक फिलॉसफी और एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब इज्म का मतलब होता है कोई एक डिस्टिंक्टिव, मतलब कोई एक अलग सी सोच भी हो सकती है, आपकी थॉट मतलब सोच हो सकती है, कोई विचारधारा हो सकती है, या कोई क्या हो सकता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इज्म। अब देखिए, नक्सल वर्ड कहां से आया। देखिए, नक्सल जो है वो एक जगह से आया जो नक्सलबाड़ी। देखिए, नक्सलबाड़ी क्या है, वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग, उसमें जो जगह है उसका नाम क्या है, नक्सलबाड़ी। तो नक्सलबाड़ी से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, वर्ड जो है नक्सल, और इज्म मैंने वाला विचारधारा। तो नक्सलिज्म क्या है, कौन सी जगह से हुआ, ये फॉर्म है कम्युनिज्म का, हम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो मैं आपको 2 मिनट में क्या करता हूं, इस वर्ड को समझा देता हूं कि ये इंडिया में स्टार्ट कैसे हुआ। हमने डेफिनेशन देख लिया। अब क्या होता है नक्सलिज्म में, क्या होता है, हम क्या यूज करते हैं, वायलेंस। क्या होता है, ये वायलेंस यूज करके हम क्या करते हैं, जो हमारी सरकार है सेंट्रल में, गवर्नमेंट, उसको ओवरथ्रो करने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, पीपल्स गवर्नमेंट बना सके, मतलब लोगों की सरकार। मतलब ये चाहते हैं कि जो रिच लोग हैं, जो सोसाइटी में इलाइट क्लासेस हैं, उन सब बंदों को हम क्या करें, उन सब लोगों को हम क्या करेंगे, हटाकर पीपल्स को हम लोगों को क्या कर देंगे, पावर दे देंगे। तो हम पीपल को पावर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसमें। पर ये इंडिया में ये नक्सलिज्म क्या है, कम्युनिज्म। तो देखिए, कम्युनिज्म जो होता है, कम्युनिज्म ये बहुत पहले आ चुका था वर्ल्ड में। अब कम्युनिज्म में क्या होता है, हम बात करते हैं सबसे पहले हम 2 चीज की, हम इसको बोलते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। देखिए, नक्सलिज्म क्या है, एक लेफ्ट विंग क्या है, एक्सट्रीमिज्म है। तो हम बात करेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की। तो देखिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, देखिए लेफ्ट विंग का मतलब क्या होता है, ये वर्ड आता है आपका फ्रांस से। देखिए, फ्रांस में क्या हुआ, जैसे हमारा पार्लियामेंट होता है, तो फ्रांस में जब क्या हुआ, कोई पॉइंट को लेकर चर्चा हो रही थी, मान लीजिए पार्लियामेंट समझ लीजिए, तो जो लोग लेफ्ट साइड में बैठे थे हम उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट विंग, और जो राइट में थे वो क्या बोलते हैं, हम राइट विंग। तो देखिए, अब हम समझते हैं, इससे तो हमारा डेफिनेशन क्लियर नहीं हो, तो मैं आपको और समझाता हूं। लेफ्ट विंग मतलब क्या होता है, जो सोशल इंक्लिनेशन होता है, समझने के लिए भी सोशल मतलब हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे सोसाइटी जो है ऊंचे लोग, अमीरों लोग से नहीं चलाएंगे हम। अब बोलेंगे कि ये वर्ड उस वक्त फैमिलियर, या ये वर्ड आया क्यों दुनिया में, ये वर्ड आया क्यों। देखिए, क्या था, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, हमारा क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, देश जो है डेवलप करने लगे। तो क्या होता था, कोई फैक्ट्रीज हो गई हर जगह, तो क्या दिखा गया, कार्ल मार्क्स बोल सकते हैं, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। तो इन्होंने क्या देखा कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किसका, वर्कर्स का, जो पावर में जो इंसान नहीं है उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो उन्होंने कौन सी विचारधारा स्टार्ट की, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की जो विचारधारा थी, उसमें एक विचारधारा में क्या बोला गया कि हम सोशल कम्युनिज्म आया। कम्युनिज्म मतलब क्या होगा कि हम ये जो पावरफुल पर्सन है, जो लोग हैं, उनको ओवरथ्रो करेंगे और पावर किसको देंगे, पीपल को। तो ये क्या हुआ, लेफ्ट विंग। अब देखिए,
अब हटाने के लिए पावर को हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए रिवॉल्यूशन का तरीका क्या है, डिस्क्राइब नहीं किया गया। तो रिवॉल्यूशन कोई भी फॉर्म में हो सकता है। तो नक्सलिज्म में क्या है, आप ये समझ लीजिए कि ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से तो प्रभावित है, बट हम यहां क्या यूज करेंगे, वायलेंस यूज करेंगे, गवर्नमेंट जो पावर में है उसको ओवरथ्रो करने के लिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट अभी तक यहां तक क्लियर हो गया, और एक कम्युनिज्म से ही रिलेटेड है। तो हम इसको बोलते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। मतलब लेफ्ट विंग मैंने बता दिया कहां से वर्ड आया, फ्रांस से। एक्सट्रीमिज्म मतलब आपके कोई भी थॉट या कोई बिलीफ जो बहुत एक्सट्रीम हो, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो, जिससे हम क्या करें, दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, तो हम इसको बोलेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो हमने इसको देख लिया। अब इंडिया में स्टार्ट कैसे होता है, मैं आपको एक छोटी स्टोरी बनाता हूं। देखिए ये टॉपिक चाहे तो हम 3-4 घंटे तक इसको कवर कर सकते हैं, बट मैं आपको जिस्ट में इन चीजों को डिस्क्राइब करने की क्या करता हूं, कोशिश करता हूं। देखिए इंडिया में क्या हुआ, हम इंडिपेंडेंस से पहले जाते हैं। देखिए हम इंडिपेंडेंस से थोड़ा पहले जाके समझने की कोशिश करते हैं, इसका बेसिक प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आजादी से पहले ब्रिटिशर जब रूल कर रहे थे तो आपने देखा होगा बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे, पीजेंट मूवमेंट चल रहे थे। इंडिगो प्लांटेशन देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, वहां क्या हो रहा था, जो पीजेंट थे, जो किसी जमींदार के लैंड पे काम करते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनके ऊपर टैक्सेस। तो जो हमारे जो सोसाइटी के लोग थे, इंडिया वैसे भी क्या पॉवर्टी से जूझ रहा था, और लोग क्या थे, गरीब थे, और उनका जो क्या है ग्रोथ, जब हम बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमें इस पॉवर्टी को भी क्या करना था, झेलना था, और इसको डील भी करना था। तो एक्चुअली इशू ये क्या हुआ कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार बोल दीजिए, और जो पीजेंट जो उनके लैंड में काम करते थे, तो हमने लैंड रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की कि हम लैंड किसको दे सके, पीजेंट्स को, या जो टेनेंट्स होते हैं जो उन पे काम कर रहे हैं। बट क्या लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुआ, नहीं हुआ। तो ड्यू टू लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हुआ, पॉवर्टी इंडिया में थी, तो हमारे पास एक सोसाइटी वैसी उभर की आई जहां पर लोग क्या थे, गरीबी से क्या कर रहे थे, जूझ रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को भी हमें हैंडल करना था। अब इसी वक्त क्या हुआ, देखिए बंगाल नक्सलबाड़ी की बात करते हैं। अब हम 3 लोगों की बात करते हैं, चारू मजुमदार, कानू सान्याल और जांगल सांथाल। ये 3 लोग जो इंडिया में जो एक नक्सलिज्म का स्टार्ट करते हैं 1967 से। मान लीजिए 1967 में इस विलेज में एक्चुअली मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं, हुआ यूं कि लैंडलॉर्ड एक जमींदार था, वो कुछ पीजेंट्स को जो उनके जमीन पे काम करते थे, कुछ गुंडे भेज के उन्हें क्या किया, पीटा। बट क्या था कि पीटने से तो ये मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगा, पहले से बेस बनते आ रहा था कि हम कुछ ऐसा करें कि ताकि हम क्या करें, कम्युनिज्म जो कम्युनिस्ट है उसको हम फैला सकें। तो ये एक मौका मिला, उस विलेज में इंसिडेंस हुआ, और क्या हुआ, वहां इंस्पेक्टर को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। मतलब पीजेंट रिवॉल्ट करने आए ताकि वो इस इंसिडेंट के बाद, और उन्होंने क्या किया कि इंस्पेक्टर को मार दिया। अब इंस्पेक्टर को मारने के बाद क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा वहां पर क्या हो गया, वायलेंस क्रिएट हो गया। और उस गांव में वायलेंस, जो नक्सलबाड़ी में वायलेंस क्रिएट हुआ, तो पुलिस फोर्सेज आई, 72 डेज में वो रिवॉल्ट खत्म हो गया। मतलब नक्सलबाड़ी, जो नक्सल वर्ड आया है, वहां पर रिवॉल्ट को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। पर देखिए ये जो विचारधारा थी वो खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम इंडिया में थी, ट्राइब्स हो गए, हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन थी, जो पीजेंट्स थे उनका क्या, वो एक ऐसे टारगेटेड पोर्शन थे जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जुड़ नहीं पाए। उनका एक्सप्लॉयटेशन पूरे ब्रिटिश एरा में हुआ, तो उन्हें कुछ चाहिए था, सपोर्ट चाहिए था। क्या वो प्रोवाइड हुआ? नहीं हुआ। मतलब हमने एफर्ट लगाया बट वो हुआ नहीं। तो 1967 में ये रिवॉल्ट तो बंद हो गया, बट क्या हुआ वेस्ट बंगाल में, अब देखिए ड्यू टू यंग अनएम्प्लॉयमेंट भी था, बात करते हैं जो यंग लोग थे, पीजेंट वर्कर्स थे। अब क्या हुआ, जो नक्सलिज्म है, मैंने क्या बोला, आइडियोलॉजी किससे है, कम्युनिज्म से है। अब देखिए इसका इन्फ्लुएंस कहां से आया, माओ जेडोंग। ये जो चाइना में रिवॉल्यूशन हुआ था, तो माओ जेडोंग क्या थे, कम्युनिज्म। इस आइडियोलॉजी को उन्होंने क्या किया, इंडिया में इस इंसिडेंस के बाद उन्हें क्या मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला, और इस इंसिडेंस को उन्होंने क्या दिया, बढ़ावा दे दिया। अब क्या हुआ, ये नक्सलिज्म एक गांव से ना रह के ये यूथ के बीच फैलने लगा, क्राउड और लोग इससे जुड़ने लगे। अब जुड़ने तो लगे और ये वायलेंस क्रिएट होने लगा। मैं इसको डीप में नहीं जाऊंगा कि क्या हुआ, मैं समझा रहा हूं, वायलेंस क्रिएट होने लगा। जब वायलेंस क्रिएट होने लगा तो इसको डील करने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया 1971 में, ऑपरेशन स्टीपल चेस। स्टीपल चेस में क्या किया गया, आर्मी और
जो पैरा फोर्सेज हैं आपकी, उन्होंने मिलकर ऑपरेशन को किया और 100 नक्सलीज को जो इस आइडियोलॉजी से प्रभावित थे उन्हें मारा। 20,000 से ज्यादा लोग को क्या किया गया, प्रोसिक्यूट मतलब क्या किया गया, कैदी बनाया गया। तो हमें लगा कि ये फेज तो खत्म हो गया। तो ये पहला फेज था। पहला फेज में क्या हुआ, चारू मजूमदार आए। उसके बाद क्या हुआ, एक ऑल इंडिया कम्युनिस्ट कमेटी बनी। ऑल इंडिया कम्युनिस्ट जो है क्या बनी, एक कमेटी बनी। और उस कमेटी में क्या हुआ, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी 1969 में किस में चेंज हो गई, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, AICCC। मतलब ये हुआ कम्युनिस्ट जो लेफ्ट के विचारधारा वाले लोग थे, लेफ्ट में बताया जो वायलेंस पे बिलीव करते हैं, वो कहां मिले, सब उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। और इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने 1969 में क्या फॉर्म किया, CPIML, मतलब मार्क्सिस्ट और लेनिन, CPIML ये फॉर्म हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट फेज था। हमने क्या किया, ये फॉर्म हो गया 1969 में, ये चला। ड्यू टू ये ओवर के कारण हमारे क्या 1971 में ऑपरेशन हुआ। और 1972 में क्या होता है, चारू मजूमदार की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। किसकी, चारू मजूमदार की। पुलिस कस्टडी में इस रखा गया उन्हें। और ये क्या ऑपरेशन किसके, जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी के वक्त ये हुआ। तो हमें लगा ये नक्सलिज्म का क्या हो गया, एंड हो गया। बट मैंने बताया माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी से क्या प्रभावित हुआ हमारे इंडिया। और हमारे पास क्या थे, ट्राइबल पॉपुलेशन, ऐसे लोग थे जिन्हें टारगेट करना क्या था, ईजी था। और ये क्या बोलते हैं, माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी थी कि जो पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन, मतलब वायलेंस, गन का यूज करके हम पावर को कैप्चर करेंगे। कौन सी पावर, मैंने आपको बताया पीपल्स पावर, कि हम क्या करेंगे, जो डाउन ट्राउडेड लोग हैं उनको क्या करेंगे, पावर ट्रांसफर करेंगे। पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कम्युनिज्म में हमने बोला पीपल्स पावर, पर अगर पीपल की पावर आ रही है तो हमें स्टेट को चलाने के लिए फिर तो किसी को पावर देनी पड़ेगी। मान लीजिए हमने गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया, अब उसके पीपल्स पावर, तो हम पीपल में पावर कैसे बांटेंगे, ये भी एक मुद्दा है, पर हम उसको अभी डील नहीं करते हैं। तो फर्स्ट फेज खत्म हो गया। अब जो दूसरा फेज स्टार्ट हुआ, देखिए दूसरे फेज में क्या हुआ, हमारा वेस्ट बंगाल में पहले ये सीमित था। अब क्या हुआ, ये वेस्ट बंगाल से उड़ीसा लिख देता हूं मैं, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सब जगह में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश, ये सब जगह में ये नक्सलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो फैलने लगी। कौन सी आइडियोलॉजी, वायलेंस, और हमें पावर चाहिए, जो हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया, हम उसे लड़ के लेंगे। ये फेज बढ़ने लगा। अब देखिए ये फेज चला, हर जगह फैलने लगा। तो जो माओइस्ट है, मैं बोला CPIML, ये चेंज होकर किससे बन गई, पीपल वॉर ग्रुप। किसमें चेंज हो गई, पीपल वॉर ग्रुप। तो देखिए अब क्या हुआ, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से क्या हो गए, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोलता हूं मैं। क्या बोला मैंने, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। हर स्टेट में अलग अलग हो गया। जैसे हम बोलेंगे माओइस्ट कमिटी ऑफ, जो है माओइस्ट कम्युनिस्ट कमिटी ऑफ इंडिया, ये भी फॉर्म हुई आंध्र प्रदेश में। तो डिफरेंट 13 ऐसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंडिया में हुए, उभर के आए डिफरेंट स्टेट में, अलग अलग जगह हर स्टेट में ऑपरेट करने लगे। अब नक्सलिज्म क्या होने लगा, इंडिया में बढ़ने लगा। अब हो गया तीसरा फेज, हम पढ़ते हैं। जो हम तीसरा फेज में क्या हुआ, देखिए दूसरा फेज में क्या हुआ, वेस्ट बंगाल से निकल के हर स्टेट में जाने लगा और हर स्टेट के लिए अलग अलग लोग क्या हो गए, होने लगे। तो हमारा जब तीसरा फेज आया, उस फेज में क्या हुआ, जितने भी 13 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ग्रुप थे ये कंबाइंड हो गए और क्या फॉर्म करते हैं 2004 में CPIM माओइस्ट, मतलब CPIM क्या हो गए, माओइस्ट हो गए। अब ये क्या करने लगे, अपने उसको एक्सपेंड करने लगे, किसको, एरिया को एक्सपेंड करने लगे। और एक्सपेंड करके ये रेड कॉरिडोर एक वर्ड है, आप याद रखिएगा, रेड कॉरिडोर। ये कॉरिडोर ऐसा होता है ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब जगह से जो इनरिच हैं किसमें, मिनरल्स में, इसको क्या करने लगे, ये कैप्चर करने लगे। अब कैप्चर क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन किसकी है, ट्राइबल। और ट्राइबल को ये क्या कर रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि हम आपके हक के लिए लड़ेंगे, सरकार आपके साथ कुछ नहीं करेगी। तो ये तो फेस हो गया। अब देखिए हमने फेस पढ़ लिया, कैसे हुआ, तीसरा तक आ गए और तीसरा फेस चल रहा है, ये एक्सपेंड करते जा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने सब समझ लिया। अब देखिए क्या हो गया, अभी कैसे ऑपरेट करते हैं। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में समझा रहा हूं। ये एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा एरिया जो है क्या है, सबसे जो मेन सिटी से वो कट के है,
उस एरिया को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम इसको बोलते हैं प्रीपरेटरी स्टेज। क्या बोलते हैं, प्रीपरेटरी स्टेज। दूसरा होता है पर्सपेक्टिव, आपको डिक्टेट कर दे रहा हूं बस। पर्सपेक्टिव, इसमें क्या करते हैं, लोकल जो प्रॉब्लम है, ये लोकल जो वहां की प्रॉब्लम है जिस एरिया को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उस प्रॉब्लम को लेने के बाद ये क्या करेंगे, वहां के लोग डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट, उसके जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और जो मास है लोगों को इकट्ठा करेंगे। तीसरा स्टेज। अब तीसरी बार में ये क्या करते हैं, ये तो हो गया। उसके बाद ये गुरिल्ला, मतलब जो पब्लिक इन्होंने इनको जो गवर्नमेंट के खिलाफ उस आप इकट्ठा किया है, उसको हम लोग पब्लिक को किस में ट्रेंड करते हैं, गुरिल्ला टैक्टिक्स में। ये वॉर की एक टैक्टिक्स होती है जहां हम क्या करते हैं, हिट रन हाइड करके ये सब चीज करते हैं। अब हम चौथा बात करते हैं, फिर क्या करते हैं, ये बेस, मतलब अब ये सब कर दिया उन्होंने, वहां क्या करेंगे, उस एरिया को किसमें, उनका वो क्या बन जाएगा, बेस। अब पांचवा क्या होगा, लिबरेशन। अब ये बोलते हैं हम क्या करेंगे, पावर किसमें ट्रांसफर कर देंगे, लोगों में। तो ये क्या हो गया, इनके बढ़ने का तरीका हो गया। ठीक, ये भी हमने देख लिया कि ये कैसे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्या आपको लगता है, आप सोच रहे होंगे कि यार कितनी अच्छी विचारधारा है कि हम पावर जो है अमीरों को ना देके या इलाइट क्लास को ना देके हम लोगों में ट्रांसफर करेंगे। तो ये विचारधारा लोगों को अच्छी लगने लगी स्टार्टिंग में कि हाँ हमारे लिए कोई सोचने वाला है। पर क्या ये जो इनको जो इनके लिए जो लीडर्स हैं, जो इनको नक्सलिज्म को चला रहे हैं, क्या ये ऐसा करते हैं? तो आंसर है नहीं। ये क्या करते हैं, अपना पॉलिटिकल पावर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, अपने पॉलिटिकल पावर के बारे में। ये लोगों को हमेशा गरीबी में रखना चाहते हैं। क्यों? अगर गरीबी रहेगी तभी तो इनकी जो बात करने की आज इनका जो बेस है वो स्ट्रांग रहेगा। तो ये जानबूझ के पॉवर्टी को बढ़ावा ही देते हैं, ना कि पॉवर्टी को कम करते हैं। पॉलिटिकल पावर अपना बढ़ाने की कोशिश, वायलेंस क्रिएट करना और क्या करना, गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना और अपना प्रॉफिट लेना। तो ये किसके बारे में हो गया, इनका। ये मैंने बता दिया कि ये ऐसा करते नहीं है। अब देखिए, हम कुछ फैक्टर्स पढ़ लेते हैं जिसके कारण ये बढ़ रहा है। तो देखिए फैक्टर में क्या क्या आता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो लीजिए हम आपको मैं बता देता हूं। पहला पॉवर्टी, दूसरा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पर। क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है वहां पर, वेल बिल्ड नहीं है। पुअर हेल्थ फैसिलिटी, पुअर हेल्थ फैसिलिटी है वहां पर। अब देखिए आप पढ़ेंगे जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं ना, जिसमें सबसे ज्यादा रिहैबिलिटेशन और मूवमेंट होता है ना, वो शेड्यूल ट्राइब्स ही करते हैं। मतलब जो आदिवासी जो बेल्ट है, ट्राइब्स लोग हैं, उनको क्या था ना, तो रिहैबिलिटेशन मिलता है रहने की जगह, तो उनको रीसेटलमेंट किया जाता है। कुछ भी हम प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो ये भी प्रॉब्लम हो गया। तो और लैंड डिस्प्यूट, मतलब लैंड डिस्प्यूट के कारण उन्हें लैंड नहीं मिला तो उन्हें क्या लगता है कि हम हक नहीं है। अब देखिए किसी के डिग्निटी को हर्ट करना, उनको लगता है कि हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जुड़ नहीं पाएंगे, तो गैप हो जाता है मेन सोसाइटी और इसके बीच में, ताकि जिससे वो एरिया को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन, नक्सलीज, और इस एरिया को क्या कन्वर्ट कर देते हैं नक्सलिज्म में। तो ये सब क्या है, फैक्टर। और भी फैक्टर है साइकोलॉजिकली। किसी को नक्सलिज्म बनाना इतना इजी नहीं है, पर उसको साइकोलॉजिकली उसे क्या करते हैं, मोटिवेट किया जाता है कि अब आपका कुछ नहीं है, होप नहीं है, अब हम आपको क्या करेंगे, पावर प्रोवाइड करेंगे और आपको अच्छे से रखेंगे। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। जब तक वहां के लोग ये समझ पाते हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। और वो क्या करते हैं, किसी को फिर जाने नहीं देते हैं, उनको मार देते हैं, या तो क्या करते हैं, उनकी लैंड को लेके अपना क्या है, पूरा प्रॉफिट बेस्ड ही काम चलाते हैं, ना कि वो कभी भी लोगों के बारे में सोचते हैं। तो ये हमारे फैक्टर्स भी हो गए। देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी में एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि नक्सलिज्म है क्या। अब देखिए, अब ये इतना इंडिपेंडेंस होने के बाद भी इसके चलने का कारण क्या है, क्या है, चलने का कारण क्या है। पहला फंडिंग, इनको जो है क्या, फंडिंग मिल रहा है। ठीक है, फंडिंग के बाद क्या हो रहा है, इनका क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ एरिया मान लीजिए स्टेट है कोई भी, यहां पर नक्सलिज्म है, यहां नक्सलिज्म है, यहां नक्सलिज्म है। अब क्या हो रहा है, हम कर्ब नहीं कर पा रहे हैं इसको और नक्सलिज्म फैलता जा रहा है। जैसे हमने बोला कि शुरुआत में 16 डिस्ट्रिक्ट में नक्सलिज्म है, 10 स्टेट में। अब ये मिल के क्या हो गया, 126 डिस्ट्रिक्ट और 11 स्टेट। पर अभी गवर्नमेंट ये बोलती है कि 44 जगह से नक्सलिज्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट से खत्म हो चुकी है, 58 में क्या है, आपके नक्सलिज्म है। अब हम क्या बोलते हैं कि नक्सलिज्म हमने समझ लिया कि कैसे ये फैल रहा है, पर इसका कारण क्या हुआ, मैंने बताया कि इनको फंडिंग मिल रहा है और इनको एक क्या है, हम सोचते हैं कि ये गरीब ट्राइबल बेल्ट रूरल जगह में होता है, नहीं, इन्हें बैकिंग मिलता है। तो हम इसको वर्ड यूज करते हैं अर्बन नक्सलिज्म। अर्बन नक्सलिज्म मतलब ये होता है कि कुछ लोग, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं,
जो अर्बन है, शहर में रह के इनके विचारधारा और आइडियोलॉजी को स्प्रेड करते हैं। क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं। किसके आइडियोलॉजी को? नक्सलिज्म के। और उनका सपोर्ट लेके वो क्या करते हैं, इसको जो एरियाज है, डाउन ट्रॉडन एरियाज जो इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, वहां ये विचारधारा को और वहां के लोगों को भड़का के अपने आप में मिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा अर्बन नक्सलिज्म, कि हम फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जो कहां है, शहर में रह के ये कर रही है। तो अर्बनिज्म जो अर्बन नक्सलिज्म है कौन कौन से जगह में है? हम बोलते हैं दिल्ली, नागपुर, मुंबई, जितने सिटीज है वहां से क्या करते हैं, काम करते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम किए, बट क्या है, देखिए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव, देखिए लैक क्या है हमारा, हम अभी तक उस एरिया में हमने ना तो इलेक्ट्रिसिटी, ना तो बेसिक एजुकेशन, या हम कुछ बिल्डअप नहीं कर पाए। क्यों नहीं बिल्डअप कर पाए? कि हम कुछ भी बनाते थे तो वो क्या करते थे, उसको उड़ा देना, नहीं बनने देना। पर अगर हम ऐसा करते रहेंगे, गवर्नमेंट ऐसा करते रहेगी, तो क्या ये ऐसा कभी नक्सलिज्म खत्म होगा? नहीं। तो गवर्नमेंट ने स्कीम तो लॉन्च की, पुलिस मॉडर्नाइजेशन और पुलिस को मॉडर्नाइज करना, कि उन्हें अच्छे इक्विपमेंट देना, ये हम कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंटर और स्टेट का रिलेशन अच्छा रखना। क्यों? देखिए जो लॉ है ना वो किसका सब्जेक्ट है, स्टेट का, और जो पब्लिक ऑर्डर है वो किसका है, स्टेट का। तो स्टेट को सेंट्रल क्या कर सकती है, असिस्ट कर सकती है, पर करना किसको डील है, स्टेट को। और हम इंटर स्टेट में नक्सलिज्म क्या करते हैं, एक स्टेट में करके दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। तो नक्सलिज्म क्या होता है, इसीलिए अगर स्टेट में कॉपरेशन नहीं होगा तो नक्सलिज्म बढ़ता रहेगा। तो हमें स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा रखना होगा। चौथा, हमारा इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए, हमारा इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए। पांचवा, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा, जिससे हम क्या कर सके कि लोगों तक पहुंच सके। कोई हमें ऐसा मीडियम निकालना है कि गवर्नमेंट लोगों तक पहुंच सके, वरना क्या होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में नक्सलिज्म फैलता जाएगा। जैसे केरला में हम देखें कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे आए हैं जहां नक्सलिज्म का स्प्रेड आया है अभी, तो नक्सलिज्म बढ़ रहा है, तो हमें उसको क्या करना है, कर्ब करना है। तो देखिए इसके लिए एक ऑपरेशन है जिसका नाम था ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड क्या था, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया था, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एंटी नक्सल फोर्स बनाया। क्या? एंटी नक्सल फोर्स बनाया, जिसमें उन्होंने पुलिस को ट्रेंड किया कि हम नक्सलिज्म को कैसे डील करेंगे। तो ये ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा और आंध्र प्रदेश से क्या हुआ, नक्सलिज्म खत्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिला। किससे? ग्रे हाउंड में। तो इसमें एक्चुअली हुआ क्या, ग्रे हाउंड में ये हुआ कि उन्होंने क्या किया, अपने इंटेलिजेंस को अच्छा बढ़ाया, अलग अलग जगह जो एरियाज हैं उसको आइडेंटिफाई किया, मॉडर्नाइजेशन किया, अच्छे इक्विपमेंट यूज किए। तो ये सब के कारण हमारा ग्रे हाउंड जो है वो ऑपरेशन सक्सेसफुल है। तो हम हर स्टेट को ऐसा कुछ पुलिस फोर्स बना के हम क्या कर सकते हैं, नक्सलिज्म से फाइट कर सकते हैं। तो एक टॉपिक इसमें आता है सलवा जुदुम। सलवा जुदुम में क्या हुआ था कि एक क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ था, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी थी। इसमें क्या किया, मैं आपको जिस्ट बताता हूं। लोग ना एट्रोसिटीज, मतलब जितने भी नक्सल जो है उनके जो परेशान हो चुके थे, उनके जो मतलब तानाशाही देख के, उनके जो एक्सप्लॉयटेशन को देख के, तो उन्होंने क्या किया, ग्राउंड रियलिटी में क्या किया इन्होंने कि ये जो सलवा जुदुम में कि लोगों को ट्रेंड किया, किसको, गांव के लोगों को ट्रेंड किया, उन्हें वेपन्स देके किससे लड़ने के लिए बोला, नक्सलिज्म से। बट अनफॉर्चुनेट ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको बंद कर दिया। क्यों? किसके नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि पुलिस फोर्स चिल्ड्रेंस को दे रही है क्या, वेपन्स, और उन्हें बोल रही है बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद कि आप नक्सलिज्म से लड़ो, और इनकी डेथ ज्यादा हो रही थी। तो देखिए आप बात करेंगे ह्यूमन राइट वॉल्यूशन, तो हाँ अब देखिए क्या होता है, जो स्टेट्स होते हैं ना, देखिए ये नक्सलिज्म चल क्यों रहा है, अर्बन नक्सलिज्म, मैंने बताया कि इन्हें क्या मिलता है, बैकिंग मिलता है। किससे? इंटेलेक्चुअल लोगों से। उन्हें यह लगता है कि इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो ये बुरा जो हो रहा है वो गवर्नमेंट कर रही है। तो इंटेलेक्चुअल लोग क्या करते हैं, ह्यूमन राइट के बोल के क्या करते हैं, इन नक्सलिज्म का सपोर्ट करते हैं। पर ये कभी सपोर्ट नहीं करते जब हमारे सोल्जर्स मार्टियर्ड होते हैं। तो जब हमारे सोल्जर मार्टियर्ड होंगे तो इनका ह्यूमन राइट्स, ये दे डोंट टॉक अबाउट द ह्यूमन राइट, दे टॉक अबाउट द ह्यूमन राइट्स ऑफ द नक्सलिज्म। तो इस प्रॉब्लम के कारण क्या होता है, हमने एक एक्ट बनाया ऊपा, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसके तहत हम क्या करते हैं, ऐसे लोग जो इसको फैलावा करते हैं, गवर्नमेंट उनको बंद करती है या पकड़ने की कोशिश करती है ताकि ये विचारधारा आगे ना बढ़ सके। तो ये हो गया सलवा जुदुम। लास्ट में हम ये बताएंगे आर्मी। क्या हम आर्मी का यूज कर सकते हैं? आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है नक्सलिज्म में। तो हम क्या करते हैं, अभी तक हमने आर्मी का यूज हम नहीं करते। क्यों नहीं करते, मैं इसका कारण बताता हूं। देखिए आर्मी क्या है, कंट्री के लिए क्या है, कोई प्राइड है, क्या है, प्राइड है।
और हम क्या करते हैं, इनको वॉर में या दूसरे कंट्री जो एनिमी कंट्री उसके लिए यूज करते हैं। तो ये करना कि हम अपने आर्मी का यूज करके अपने ही लोगों को, देखिए एक्चुअली जो नक्सलिज्म, जो ट्राइबल बेल्ट पीपल हैं, उनके नक्सलिज्म बनने का भी कुछ कारण है। ऐसा नहीं कि उन्हें वो फोर्सफुली बनाया जा रहा है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उन्हें ये लगता है। तो हम अपने लोग को क्या कर सकते हैं, नहीं मार सकते, तो हम आर्मी का यूज नहीं करते। दूसरा, केवल आर्मी का यूज करने से हम नक्सलिज्म को कर्ब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, मैंने बताया स्टेट इंटर स्टेट कोऑपरेशन, पुलिस मॉडिफिकेशन। गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा देती है किनको, पुलिस स्टेशन, जो 400 पुलिस स्टेशन है उनको फेंसिंग करने के लिए गवर्नमेंट खर्च कर रही है। बट हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रेमेडीज जो है हमें जल्दी अपनाने पड़ेंगे, वरना नक्सलिज्म जो आइडियोलॉजी वो क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। और हमें केवल आर्मी का यूज ना करते हुए हम साइकोलॉजिकली और हम एडमिनिस्ट्रेटिव गुड गवर्नेंस की बात करके उस जगह को क्या कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। कैसे, जहां अभी नक्सलिज्म नहीं पहुंचा है उस एरिया को आइडेंटिफाई करके हम वहां पर उसको रोक दे, और जो एरिया में है हम उसको अपने एंटी पुलिस फोर्स, नक्सलाइट फोर्स बना के, और अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि इनकी जो फंडिंग है वहां क्या रिच मिनरल्स रिसोर्स में ये रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसका एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, ये सब के थ्रू ये पैसा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आर्म्स, एम्यूनेशन ये सब लाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनके आईईडीज और इनके जो एक्सप्लोजिव्स आ रहे हैं, ये अपने इंटेलिजेंस के थ्रू इसको भी क्या करना पड़ेगा, कर्ब करना पड़ेगा। तब हमारा क्या होगा, हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, क्योंकि ये नक्सलिज्म इज अ ग्रेट थ्रेट टू अवर इंटरनल सिक्योरिटी। तो हमें अपने इंटरनल सिक्योरिटी पे भी ध्यान रखना है और हमें एक्सटर्नल पे भी ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नक्सलिज्म। इन अ ब्रीफ आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स सो दैट वी कैन हैव अ बेसिक आइडिया कि नक्सलिज्म क्यों फैल रहा है और हम कैसे इसको आइडियोलॉजी को कर्ब कर सकते हैं। सो थैंक यू।